सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। नमस्कार श्रोताओं, ऐतिहासिक दिवस है आज। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा आज का अंक भी ऐतिहासिक है कुछ अर्थों में। लाल किले की प्राचीर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न केवल हम देशवासियों को बल्कि संपूर्ण विश्व को बड़ा ही स्पष्ट संदेश दिया है। भारतवर्ष सशक्त होता हुआ भारतवर्ष है, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा। एक ओर देश के चहुमुखी विकास की आधारशिला रखी गई, दूसरी ओर वर्तमान की चुनौतियों का आकलन करते हुए भविष्य के सुनहरे दौर की ओर ले चलने का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। आज सुर्खियों में हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिस पर प्रधानमंत्री ने बड़े विस्तार से स्पष्ट सधे हुए शब्दों में हमें संबोधित किया है। इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक अशोक टंडन जी को। अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो अशोक जी, हम यही समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने सुदीर्घ अवधि तक एक एक बिंदु पर स्पष्ट शब्दों में अपने तथ्यों को रखा है। सबसे महत्वपूर्ण आप आज के वक्तव्य में से किसे मानते हैं? प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया और देश के नाम अपना संदेश दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश तो एक तरह से हमारे पड़ोसी देश को सीधा सीधा एक तरह से संदेश भी था और चेतावनी भी थी, क्योंकि उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से धर्म पूछकर मारा हमारे नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों को, और उसके बाद जो हमने फिर आतंक के विरुद्ध में कार्रवाई की और सेना को खुली छूट दी, तो उस दृष्टि से ये ऑपरेशन सिंदूर हमारे वीर सैनिकों ने जो दुश्मन को कल्पना से परे सजा दी। और अब उन्होंने कहा कि ये खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, और अब हमने अपनी सेनाओं को साफ तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी तरह से ना तो आतंकवाद और ना ही इस प्रकार का कोई भी जो पाकिस्तान की ओर से कोई आतंकवाद या और कोई ऐसा करने की कोशिश होगी तो उसको बहुत अच्छी तरह से हमारी सेनाएं जवाब देंगी। सेनाओं को कह दिया गया है, हमारे सशक्त बलों को, कि समय भी वही तय करेंगे, स्थान भी वही तय करेंगे और युद्ध की नीति भी वो तय करेंगे। और इसलिए हम अब जिस तरह की गीदड़ भभकी सीमा पार से आ रही है, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्यूक्लियर धमकियों और ब्लैकमेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अशोक जी, बस यहीं पर हम आपको रोकना चाहेंगे और अपने श्रोताओं को सीधा प्रधानमंत्री के उस स्पष्ट चेतावनी की ओर ले जाना चाहेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य का सशक्त साक्ष्य है। ये साक्ष्य केवल हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। यहाँ पर अशोक जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि कल्पना से परे सजा दी, ये सत्य है और इसका क्या विश्व समुदाय पर असर पड़ा है? देखिए कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत ने अब ये ठान लिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। हमारी नदियों का पानी अब दुश्मनों तक नहीं जाएगा। ये पानी भारत के किसानों का अधिकार है और इसीलिए सिंधु जल समझौता एक तरफा है, अन्यायपूर्ण था, इसे राष्ट्रहित में अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये संदेश भी सीमा पार को दिया गया है। और जहां तक विश्व की बात है, इसमें और एक बड़ी स्पष्ट बात कही कि हम जिस तरह से आत्मनिर्भर हुए हैं और हमने दिखा दिया कि जिस तरह से
मेड इन इंडिया हथियारों ने कमाल कर दिया। जो आप कह रहे थे कल्पना के बाहर मारा, उनको लगता ही नहीं था कि शायद भारत के पास अपने बनाए हुए ऐसे हथियार भी हैं, क्योंकि दुश्मन समझ ही नहीं पाए कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। तो इसलिए अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होते तो शायद इतनी तेजी से और सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं हो पाता। तो उनको तो ये चिंता रहती थी कि ये हथियार इनको कब और कहां से मिलेंगे। लेकिन मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ने सेना को वो शक्ति दी है जिससे अब वह बिना रुकावट और बिना हिचकिचाहट दुश्मनों का सामना करती रही है। तो पिछले 10 वर्षों से रक्षा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता का ये मिशन लगातार चलाया जा रहा है, ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है। यहीं बस आपको रोकना चाहूंगा अशोक जी, और एक बार फिर से श्रोताओं, प्रधानमंत्री के उस आह्वान को, उस आह्वान के आशय को समझिए जिसमें प्रधानमंत्री ने किस तरह भारत सशक्त हुआ है उसका बयान किया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। प्रधानमंत्री ने भारत के पौराणिक चक्र, सुदर्शन चक्र का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत अब दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए सशक्त हथियार प्रणाली सुदर्शन चक्र मिशन शुरू करेगा। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे कि मेक इन इंडिया और अस्त्रों को लेकर हमने जो नई नीति बनाई है, अस्त्रों का निर्माण हमने शुरू किया है, उससे हम कितने आत्मनिर्भर अस्त्रों के संचालन में, अस्त्रों की खरीदारी में और अस्त्रों के निर्माण में हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी की चर्चा की, क्योंकि कल जन्माष्टमी का त्योहार है, और उन्होंने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण की याद आ रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जिस तरह से अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को रोक दिया था, जिसके चलते अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी और जयद्रथ का वध किया था, तो ऐसे ही अब भारत भी एक सुदर्शन चक्र मिशन शुरू करने जा रहा है। ये एक बेहद ताकतवर हथियार प्रणाली होगी जो दुश्मन के हमले को न सिर्फ नाकाम करेगी बल्कि कई गुना ज्यादा ताकत से पलटवार भी करेगी। तो इस मिशन में अगले 10 सालों में तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और लक्ष्य ये है कि 2035 तक देश के सभी अहम स्थानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कवच से इसको ढका जाएगा। ये कवच लगातार बढ़ता रहेगा ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। तो इसमें केवल जो डिफेंस इंस्टॉलेशन नहीं है, और भी जो हमारे इस प्रकार के पूज्य स्थान है, तो ये सुरक्षा कवच ऐसे सभी स्थलों को, सभी जितने भी संस्थान हैं, उनको भी सुरक्षा कवर देगा और नागरिकों को भी सुरक्षित करेगा। श्रोताओं, हम आपको लिए चलना चाहेंगे हमारे जो वायुयान विशेष रूप से जो संहारक क्षमता रखते हैं, वैसे जो हमारे युद्धक विमान हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अब फाइटर जेट का निर्माण भारतवर्ष में होगा। लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए। यहाँ पर अशोक जी, हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि हम विश्व में भले ही कुछ पैमाने पर R&D के क्षेत्र में थोड़े से उन विकसित देशों के समकक्ष नहीं गिने जाते जिन्हें हमारे युवा वैज्ञानिक अपनी क्षमता से, अपने ज्ञान से समृद्ध बना रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह आह्वान कि हमारे युवा वैज्ञानिक, हमारी जो नई प्रतिभाएं हैं, वो फाइटर जेट या कह लें कि नए अनुसंधान आगे बढ़ाएं, किस रूप में प्रभावी होगा? देखिए, उन्होंने इस संदर्भ में सेमी कंडक्टर की बात जी, और ये कहा कि पिछले 50 साल तक पहले तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता था, फाइलें अटक जाती थी, काम आगे नहीं बढ़ते थे। अब मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर जो है वो बाजार में उतरेगा और अभी 6 यूनिट बन चुकी हैं, 4 और को मंजूरी मिल गई है। तो इस साल के अंत तक भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है,
क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस पर हम अन्य देशों पर निर्भर हैं, उन पर भारी खर्च हम करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता के बारे में कही कि भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ रहा है। नए 10 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने पर काम चल रहा है और आने वाले समय में परमाणु ऊर्जा की क्षमता को 10 गुने तक बढ़ाया जाएगा। तो इस क्षेत्र में अब जो निजी कंपनियों को भी भारत में काम करने का मौका देने की बात प्रधानमंत्री ने कही है। और ऐसे ही आत्मनिर्भरता की बात करते हुए उन्होंने कहा अब ये समय की मांग है कि हम जो हैं सभी राजनीतिक दल इसको राजनीतिक एजेंडा ना बनाकर सब मिलकर वोकल फॉर लोकल मंत्र को सफल बनाएं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो, उसमें दाम कम करने की, ज्यादातर इस मंत्र को अपनाना होगा। और तो लगातार ये जितने भी आत्मनिर्भरता के मिशन हैं उस दृष्टि से कई घोषणाएं भी प्रधानमंत्री ने की। तो आज का जो एक संदेश ये था कि भारत को विकसित भारत बनना है, 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनना है और सक्षम भारत बनना है, ये मंत्र आज प्रधानमंत्री ने दिया। आत्मनिर्भरता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 2047 तक भारत को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया है, आइए हम उसे सुनते हैं। आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ाया है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। श्रोताओं, एक व्यापक बदलाव दुनिया में तकनीक के स्तर पर हो रहा है। बहुत तेज गति से दुनिया बदल रही है और जिसके पास उन्नत तकनीक होगी वो आगे बढ़ेगा। एआई का आगमन हो चुका है। उद्योग के क्षेत्र में एआई का प्रयोग हो, सेमीकंडक्टर का प्रयोग हो या स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार दुनिया के अनेक देशों का आह्वान हो, हम वहां किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने किस रूप में व्याख्यायित किया है, आइए हम समझते हैं। आने वाला युग ईवी का है। अभी भी बैटरी क्या हम नहीं बनाएंगे? हम निर्भर रहेंगे। सोलर पैनल की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं वो हमारी पूरी होनी चाहिए। मैं ये इसलिए कहने की हिम्मत करता हूं क्योंकि मुझे देश के नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा है। ये शौर्य की बात है, ये हिम्मत की बात है और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री देश की युवा शक्ति का आह्वान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पर और अपने बच्चों पर विश्वास है। अशोक जी, यहाँ पर सवाल आपके लिए कि जो नया उभरता हुआ क्षेत्र है ईवी का, या कह लें कि स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में दुनिया जिस तरह जा रही है और भारत ने जो अपनी प्रतिबद्धता वैश्विक समुदाय के साथ जताई है, उसमें हम कहाँ खरे उतरते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लीन एनर्जी का हमने जो एक लक्ष्य रखा था उसका 50% तो हमने 2025 तक ही हासिल कर लिया है और उसकी दृष्टि से हम आगे और बहुत चीजों को देख रहे हैं, जैसे कि नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है, क्रिटिकल मिनरल्स भी आज जो सेंट्रल स्टेज पर आ गए हैं, तो उसमें भी हमको आत्मनिर्भर होना है क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत रोल है। इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी प्रधानमंत्री ने उसकी चर्चा की। स्पेस सेक्टर में जिस तरह से भारत प्रगति कर रहा है और ये कहा कि ये जिस प्रकार से हमारे गए थे स्पेस में वो वापस लौटने वाले हैं, लेकिन गगनयान की ओर भी हम बढ़ रहे हैं और भारत बहुत जल्दी अपना स्पेस स्टेशन भी एक बनाने जा रहा है। तो ऐसे उन्होंने कहा 300 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप हैं जो स्पेस में काम कर रहे हैं। नौजवान लोग हमारे जो विकसित भारत के सपने को पूरा करने में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मॉडर्न इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं जिसमें जो सेल्फ रिलायंस है यानी आत्मनिर्भरता है उसी पर ध्यान रखते हुए अब हम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही फार्मा की जो उसकी बात हम करें, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह से हमने विकास किया है, कितने पेटेंट अब हमारे हो गए हैं। ह्यूमन आईटी सेक्टर की उन्होंने बात की, साइबर सिक्योरिटी की बात की और फिर ये भी कहा कि यूपीआई प्लेटफॉर्म जिस तरह से बहुत तेजी से विश्व में उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और जिस तरह से दुनिया अब आप उसको मान रही है। फर्टिलाइजर के बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की कि भारत को फर्टिलाइजर के लिए
दुनिया के देशों पर निर्भर होना पड़ता है। अब हमने प्राइवेट सेक्टर को भी कहा है कि वो आए सामने और भारत को फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भी सेल्फ रिलायंट बनाएं, स्वावलंबी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। सोलर पैनल की उन्होंने बात की और इस तरह से जितने भी अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जैसे उन्होंने लड़ाई के मामले भी कहा कि युद्ध क्षेत्र में भी जब टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो रहा है तो हम हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, चाहे वो कोई भी दृष्टि हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो। और आपने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष उजागर कर दिया है कि तकनीक के क्षेत्र में भारत विश्व शक्ति बनेगा। जल में हो, थल में हो, नभ में हो, भारत हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। और प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में भारत के सपनों के पंख को साकार करने के लिए जो कुछ कहा, आइए हम सुनते हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व होगा। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में 300 से अधिक स्टार्टअप देश में काम कर रहे हैं। और अशोक जी, जैसा कि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि हमारा पड़ोसी देश जब तक अनुमान लगाए, कल्पना करे, उससे पहले हमने निर्णायक अपनी कार्रवाई कर दी और वहां से सही सलामत वापस लौट आए। यहां मैं ये समझना चाहूंगा आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री ने जो स्थानीय जनजीवन को आगे बढ़ाने के लिए आह्वान किया है कि स्थानीय कलाकारिता को बढ़ावा दिया जाए, स्थानीय जो उत्पाद है उसे बढ़ावा दिया जाए, यानी अपने स्थानीय उत्पाद के लिए हम वोकल हों। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, विकसित भारत लक्ष्य है और सक्षम भारत है और स्वावलंबी भारत है। तो ये जो लक्ष्य रखा हुआ है प्रधानमंत्री ने, इसके लिए 74वां विकास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सब तरह की जो रिफॉर्म लाने की बात हम सोच रहे हैं, बदलाव लाने की बात सोच रहे हैं, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो एक समय सीमा के अंदर अपनी सिफारिशें देगी ताकि हम हर क्षेत्र में जो सुधार लाने हैं उनको ला सकें, ताकि जो 21वीं सदी, जो भारत की सदी है, 2047 में जो हमारा लक्ष्य है, उसमें हम विकसित भारत बनाने में जितने भी आउटडेटेड लॉज हैं, पुराने अंग्रेजों के समय में जितने भी कानून हैं, उनमें भी बदलाव करेंगे, आमूलचूल परिवर्तन करेंगे हर क्षेत्र में। तो ये जो टास्क फोर्स है, ये उस काम को लागू करेगी। तो अगर एक और महत्वपूर्ण घोषणा जो प्रधानमंत्री ने की थी, वो है कि दिवाली पर एक बहुत बड़ा तोहफा देश को वो देने जा रहे हैं और एक नए युग का जीएसटी रिफॉर्म, उसकी घोषणा की जाएगी। 8 वर्ष हो गए जीएसटी को, अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाने की आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की, जिससे कि मध्यम वर्ग को लाभ होगा और हमारे जो एमएसएमईज हैं उनको लाभ होगा। तो ये भी एक जो आर्थिक क्षेत्र के बारे में प्रधानमंत्री ने आज कई घोषणाएं की हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात की है और इस तरह से रोजगार पैदा करने की बात की है। ये सारी आज जो योजनाएं या जो घोषणाएं आर्थिक दृष्टि से हुई हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही अशोक जी। श्रोताओं, इस बार दिवाली पर प्रदूषण रहित धमाका जो सरकार की ओर से होगा, प्रधानमंत्री की ओर से होगा, उसकी खनक, उसकी गरज अभी सुनाई दे रही। प्रधानमंत्री की अपनी ध्वनि में हम सुनना चाहेंगे। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया। समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे अशोक जी प्रधानमंत्री की इस आह्वान पर? जीएसटी में किस तरह के परिवर्तन की अपेक्षा आप रख रहे हैं? देखिए, इसमें उन्होंने खूब क्लियर एक हिंट दिया कि जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती की जाएगी ताकि कारोबार और आम जिंदगी दोनों आसान बन सके। क्योंकि इसके लिए अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उसकी जो व्याख्या क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री ने विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर आज बहुत बड़ी बात कही, तो उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए ये बड़ी योजना शायद शुरू की जा रही है। आज से
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो गई है। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें निजी क्षेत्र या और लोग जो इसमें रोजगार पैदा करेंगे उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा, यानी सरकार उनको प्रोत्साहित भी करेगी जो लोग इसमें रोजगार सृजन करेंगे। और उस तरह से ये देखिए कि रोजगार विकसित करने की एक इतनी बड़ी योजना जो आज लागू हुई है, उसको भी प्रधानमंत्री ने आज उसकी घोषणा की। किसान समृद्ध बनाने से किस रूप में हमारा देश की जो रीढ़ है वो मजबूत होगी, प्रधानमंत्री की अपनी ध्वनि में हम सुनना चाहेंगे। मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने के पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। इतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। किसानों को लेकर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उससे संबंधित आपका वक्तव्य। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात किसानों से संबंधित कही। पहले तो उन्होंने ये कहा कि किसानों की जो मेहनत वो अब रंग ला रही है। अब बेहतर खाद, पानी, बीज आसानी से मिल रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली और सब्जी उत्पादक बन चुका है। हमारे उत्पाद विदेशों में भी पसंद किए जा रहे हैं। किसानों को सफल बीमे का भरोसा मिला हुआ है। पीएम धन्य धन कृषि योजना से 100 जिलों के किसानों को सीधी मदद मिलेगी। मोदी जी ने कहा कि सरकार सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि किसानों, मछुआरों, कामगारों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ही तत्पर है। लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि किसानों के मामले में मैं दृढ़ता से सामने खड़ा हूँ। मोदी खड़ा है, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो किसानों के हितों से बाहर हो। किसानों के हितों को ध्यान में रखने के बारे में इतनी स्पष्ट घोषणा मैंने अभी तक कभी सुनी नहीं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हूं उसके रास्ते में। अगर आपके हितों की रक्षा करनी है और नहीं होगी तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी। और गरीबी के बारे में भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हम लोग सुनते आते थे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इस तरह की जो योजनाएं बनती थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ होता नहीं था। सरकार सिर्फ फाइलों में ही रह जाते थे। तो लोगों की जिंदगी में दिखें और सकारात्मक रूप से काम करें, इसी दिशा में लगातार उनकी सरकार प्रयास कर रही है। गरीबों के लिए योजनाएं जमीन पर उतारी जा रही हैं। पीएम आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों को घर मिले हैं, जो सिर्फ दीवार नहीं बल्कि उनके सपने हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों को भी लाभान्वित हुए हैं। अब यूपीआई से लेन देन हो रहा है। जमीन से जुड़ी योजनाएं लोगों की जिंदगी बदलने में और बहुत मजबूत बनाने का एक जरिया बन चुका है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसमें 100 चुने हुए पिछड़े जिलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और उन्हें उन्नत बनाया जाएगा। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो इनमें समन्वित की गई हैं ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके और किसान वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं, ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो सके। प्रधानमंत्री ने, अशोक जी, आज एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की। उन्होंने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, यानी जो सीमांचल के हमारे क्षेत्र हैं देश भर में, उनके लिए एक मिशन की घोषणा की। यह डेमोग्राफी मिशन क्या है और किस रूप में देश के लिए, कह लें देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, एक महत्वपूर्ण पहली बार साबित होगी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में किया कि देश में घुसपैठ बढ़ रही है और वो जो घुसपैठ है वो हमारे ही लोगों के जो हित हैं उनका हनन कर रही है और लोगों को गुमराह करके ये इन्फिल्ट्रेटर्स, हमारे जो सीधे साधे लोग हैं
उनको भी गुमराह कर रही है और उनके हितों, तो इसीलिए ये जो खतरा है देश पर मंडरा रहा है, तो उसके लिए ये मिशन की बात आज प्रधानमंत्री ने की है। ये हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन जो है, ये एक समयबद्ध सीमा में अपनी सिफारिशें देगा, ताकि जो देश की जो एक सामाजिक सुरक्षा दी जा सके देश को, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज मैंने पहली बार अपने जीवन में किसी भी प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करते नहीं देखा। मोदी जी स्वयं संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल हुए हैं। सेवा, समर्पण, संगठन और अनुशासन इस संगठन की पहचान है। संघ हमेशा मां भारती के कल्याण के लिए काम करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और इसकी 100 साल की गौरवशाली यात्रा रही है। तो लाल किले से सभी स्वयंसेवकों को नमन किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल आज देखने को मिली है। यहाँ पर हम थोड़ा और स्पष्ट समझना चाहेंगे। निस्संदेह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारतवर्ष के निर्माण में अतुलनीय भूमिका रही है। इसकी तुलना किसी और अन्य संगठन से नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत का जो एक गौरव रहा है, भारत का जो एक सांस्कृतिक अस्तित्व पूरी दुनिया में रहा है, उसकी रक्षा में, उसे प्रचारित प्रसारित करने में प्रधानमंत्री ने पहल की है। ये पहल, ये एक नीतिगत परिवर्तन हम माने। नीतिगत तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हुए उसकी स्थापना के, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्य प्लेटफॉर्म पर भी इसकी चर्चा की है। लेकिन लाल किले के भाषण में पिछले 11 वर्षों में तो इसका कभी जिक्र नहीं हुआ, लेकिन पहली बार हुआ, क्योंकि ये उस संगठन के 100 साल हो रहे हैं उसकी स्थापना को, इसी वजह से किया गया और वो स्वयं उससे प्रतिबद्धित रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि हमारा, कह लें कि लगभग 8 दशक की स्वतंत्र भारत की यात्रा हो रही है। देश 2014 के बाद किस तेज गति से कुलांचे ले रहा है, उस पर यदि हम आपका मंतव्य समझना चाहें, तो वहां आप क्या निर्णायक बदलाव देखते हैं काम करने की दिशा में, देश की बदलती हुई आर्थिक दशा में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की धमक स्पष्ट अनुभव की जा रही है उस दिशा में? देखिए, प्रधानमंत्री ने कई क्षेत्रों की आज चर्चा की है और उसमें जैसे हमने कहा कि गरीबी के बारे में बात की, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी आज प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि नॉर्थ ईस्ट को हम बहुत तेजी से उसका विकास कर रहे हैं। और खेलों के बारे में उन्होंने कहा और नई एक खेल नीति की बात की, और किस तरह से खेलों में अब हमारे नौजवान, युवा और देश की बच्चियां इसमें आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात उन्होंने की कि 3 करोड़ जो है लखपति दीदी का जो टारगेट रखा गया था, वो 2 करोड़ तो अब से हो भी चुका है। वो 2 करोड़ लखपति दीदी बन चुके हैं और आज के कार्यक्रम में गांवों के, पंचायतों के लोग, लखपति दीदी, ये सब लोग आज निमंत्रित थे और प्रधानमंत्री के भाषण को स्वयं उनके सामने बैठे हुए सुन रहे थे। और इस तरह से जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की बात है, चाहे फिर वो हम कृषि के क्षेत्र में बात कहें, तो कृषि के क्षेत्र में किसानों ने एक रिकॉर्ड जो उत्पाद किया है, अब भारत के उत्पाद की बाहर मांग बढ़ रही है और 4 लाख करोड़ का तो जो एग्रो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ है, क्रॉप इंश्योरेंस हुई है, और उसके बाद 125 करोड़ टीके जो हमने पशुपालन क्षेत्र के उनके लिए भी बनाए हैं। कोरोना की तो बात हुई थी, लेकिन इस बार 125 करोड़ जो टीके हैं वो हमने अपने पशुओं, पक्षियों, जानवरों के लिए भी बनाए। इसकी भी चर्चा कभी अब तक नहीं हुई थी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आज प्रधानमंत्री ने की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमको अब प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, हमारी सरकार को और सरकारों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, प्रो पीपल होना पड़ेगा, ताकि जो जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं ये सब लोगों तक पहुंचे। और ये जो 5 करोड़ आवास की भी मैंने बात की है, 100 जिले जो चिन्हित किए गए हैं, जिनमें जितने भी पिछड़े हुए जिले हैं उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए भी बात की गई है। प्रधानमंत्री ने आज गुरु तेग बहादुर को भी आज श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कुंभ की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, तो उसका जो एकता की बात की आज प्रधानमंत्री ने बहुत जोर देकर कहा। लेकिन कुंभ की सफलता की बात की कि जहां करोड़ों लोग एक ही स्थान पर सफलतापूर्वक रहे। भारत की भाषाओं के बारे में उन्होंने कहा, भाषाओं का जो प्रगति है वो सभी भारत की भाषाएं हैं, और उन्होंने कहा कि मराठी, असमिया, बांग्ला,
इनको तो क्लासिफाइड लैंग्वेज का भी दर्जा दिया गया। हमें गर्व है उन सभी भाषाओं पर और उनकी उन्नति की भी उन्होंने बात की। तो एक बहुत ही, इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव भाषण कह सकते हैं। सब क्षेत्रों को उन्होंने छुआ और हर क्षेत्र की विकास की कल्पना को भी आज एक उन्होंने अपने जितने भी उनके मिशन हैं, उनके सपने हैं, उनको देश के सामने रखा। और ये भी कहा कि ये अकेले सरकार नहीं, सब लोगों को, समाज के सब वर्गों को मिलकर ही विकसित भारत बनाना है। और उसमें युवाओं को विशेष तौर से उन्होंने आह्वान किया कि आइए, आपके लिए हर प्रकार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने एक कॉम्प्रिहेंसिव भाषण दिया, वो देश के लोगों के दिलों को छुआ। और अभी उसका असर भी हमें देखने को मिलेगा कि युवा किस प्रकार से आगे बढ़कर देश की प्रगति में योगदान देते हैं। हमारे बच्चे यदि भविष्य हैं तो हमारे युवा हमारा वर्तमान है, जो स्वर्णिम भारत का सुनहरा दौर शुरू करने वाले हैं, और उन्हें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने साथ जोड़ा है। श्रोताओं, यदि आप लाल किले की प्राचीर का दर्शन कर सकें, नीचे बैठे लोगों को यदि देख सकें दृश्यों में, और आपके पास अवसर उपलब्ध हो, तो वहां आपको युवा दिखेंगे, छोटे बच्चे दिखेंगे, समाज के, भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, विभिन्न संस्कृतियों से आए हुए लोग हैं। भारतवर्ष विविधताओं में एकता का देश है। भारतवर्ष अनेक होता हुआ भी किस तरह एकात्मकता को जी रहा है, उसका प्रदर्शन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। और साथ ही हम युवाओं को जो विशेष रूप से आह्वान किया है, वहां अशोक जी आपका ध्यान ले चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना के माध्यम से किस रूप में युवाओं को व्यापक अवसर मिलने वाले हैं। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है। ये लगातार सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रमों की, योजनाओं की बात हमेशा कही जाती रही है। लेकिन इस बार कई योजनाएं और कई मिशन अब पहली बार घोषित किए गए हैं। तो विकसित भारत में जो बात जो आप कर रहे थे, के लिए एक मॉडर्न इकोसिस्टम बनाने की बात की है। और जिसमें जो है, जो हमारे देश में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, सभी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए और स्वयं प्रेरणा से सब लोग मिलकर आगे बढ़ें। जैसे हमने बात की कि 300 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और हर क्षेत्र में जितने स्टार्टअप सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, जितने भी सेक्टर्स हैं, उनमें मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ने से भारत जो है वो विकसित भारत बनेगा। और 2047 का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र उभर कर आएगा दुनिया के सामने। और उस लक्ष्य की प्राप्ति की दृष्टि से आज जितने भी कार्यक्रम और मिशन प्रधानमंत्री ने लॉन्च किए, वो उसी दिशा में आगे बढ़ने वाले कदम हैं। श्रोताओं, हमारे साथ अभी कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे राजनीतिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक अशोक टंडन। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी आप सुन रहे थे 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में